चलो अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो कुछ भी पढ़े हैं ना, सुन रहे हो मेरी बात? सर उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, प्रैक्टिकल यूज। थ्योरी समझने के लिए तो किरचॉफ्स लॉ, लूप रूल, ये सब समझना तक तो ठीक था। एक्चुअल में इसी के लिए पढ़ते हैं क्योंकि करंट से हम लोग पहली बार आई मीन 12th में ये मिलते हैं इसके लिए। लेकिन सच पूछो तो इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं। रीजन ये है कि डायरेक्ट करंट का सर्किट तो एक्चुअल यूज में कहीं है ही नहीं। वो छोटा मोटा वो डेकोरेशन के लाइट वाइट में अलग बात है, बैटरी में, बट वैसे देखोगे तो इसका कोई यूज बहुत ज्यादा है नहीं। हम लोगों के घर में एसी का आता है, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल लॉ जितने भी हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, वो सब करेक्ट है। वो सब सीखने के लिए आसानी होती है डायरेक्ट करंट के सर्किट से सीखना, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्लियर है? यस सर। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट करंट यूज क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत कहाँ है उसमें? सर उसमें रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ट्रांस नहीं कर सकते, पावर लॉस ज्यादा होता है शायद। नहीं, और कोई? पावर लॉस की वजह से ज्यादा होता है ट्रांसमिशन करते करते पावर लॉस। नहीं। और कोई? का वोल्टेज हम अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डीसी में वो कांस्टेंट ही रहता है, तो इसके लिए डीसी को प्रेफर नहीं करते शायद। नहीं, बात प्रेफर करने का नहीं है। और कोई? हाँ, क्या बुक संप्रीति कुछ बोली? बोल। कॉस्ट। हाँ, क्या है कॉस्ट का प्रॉब्लम? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, चलो सुनो, सब लोग सुनो। ये जो हम लोग सर्किट डीसी करंट पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? ईएमएफ सोर्स चाहिए, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो ईएमएफ सोर्स का मतलब क्या हुआ? बैटरी चाहिए, है ना? यस सर। बैटरी का मतलब क्या हुआ? दुनिया में कोई भी बैटरी होगी तो क्या होगा? कुछ केमिकल होंगे, डिकम्पोज होंगे, आयन बनेगा, यही सब कहानी होगी। yes. तो जितनी इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने जाएंगे, तो ये जो हमारे केमिकल्स हैं ये शायद पूरे वर्ल्ड में 2 घंटे की भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई न कर पाए। समझ रहे हो ये बात? हाँ सर। हाँ सर। अपने घर के हिसाब से सोचो, घर में जितनी भी चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, दुनिया जहान, और जो बैटरी आप लोग देखते हो, इस बैटरी से अगर हम ऑपरेट करने की कोशिश करें तो कितनी बैटरी लगेगी? बहुत है ना? सारी। सर बहुत ज्यादा। कहने का तो डायरेक्ट करंट का जो भी प्रोसेस है, बैटरी सीधे मतलब सीधा लैंग्वेज में कहे तो बैटरी एक कंज्यूमेबल गुड है। वो कंज्यूम होता है टाइम के साथ, उसके केमिकल्स कंज्यूम होते हैं। ये बात तो कॉमन सेंस है। हाँ सर। हाँ सर। तो जो भी चीज कंज्यूम हो रही है और जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड अक्रॉस, इतनी इंडस्ट्री, ट्रेन व्रेन सब चलता है, तो सोचो कि उसके लिए हम कोई अपने ऐसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स को अगर हम एग्जॉस्ट करने जाएं तो दिक्कत हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। एक्चुअल में वो डिमांड फुलफिल ही नहीं हो सकता है। और इस तरह का कोई भी सिस्टम मतलब एक सस्टेनेबल तो नहीं होगा ना, किसी न किसी दिन तो खत्म हो जाएगी। हाँ सर। यस सर। जैसे पेट्रोल प्राइस की कहानी है। पेट्रोल मतलब हम लोग कहते हैं ना कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो उस हिसाब से सोचे तो जितने केमिकल्स अवेलेबल हैं और अगर हम डायरेक्ट करंट में यूज करें और वर्ल्ड वाइड जितनी रिक्वायरमेंट है, ये तो खत्म है कहानी, 1 घंटे में सारा केमिकल खत्म वर्ल्ड का। तो होता क्या है, ये तो हुआ एक मेजर ड्रॉबैक। दूसरा ये है कि बैटरी है तो बैटरी टाइम के साथ डेसिपेट होता है। जैसे टॉर्च में या कहीं भी बैटरी कम हो जाती है तो देखो डिम लाइट होता है। हाँ सर, कांस्टेंट नहीं होता ईएमएफ। तो वो एक दूसरी बात है कि ईएमएफ का कांस्टेंट सोर्स बैटरी नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैटरी बना के कांस्टेंट कर लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। टाइम के साथ बैटरी में तो डिके होता है।
तो ये एक ब्रेक थ्रू था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम पढ़ रहे थे ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक मतलब समझो तो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर मूव करे तो हम एक ईएमएफ बना सकते हैं, है ना? हाँ सर। अच्छा, और वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के मोशन पर डिपेंड करेगा। मतलब हमें सिर्फ कंडक्टर का मोटर अगर यूनिफॉर्म का मोशन अगर यूनिफॉर्म रखना है तो शायद हम कांस्टेंट ईएमएफ टाइप का कुछ मिल जाए, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। अच्छा, रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी बनता है और नेचर में परमानेंट मैग्नेट भी है, और जो परमानेंट मैग्नेट है वो टाइम के साथ तो कंज्यूम होते नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को तुम जितना मन यूज कर लो। हाँ सर। तो यहाँ से एक बात समझ आई जो स्कूल में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, जस्ट ऐसे ही मैं रफ डायग्राम बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकना। कहाँ गया ड्रॉ? सब जरा सा ध्यान से देखो, एक सिमेट्रिकली इस बात को सोचो कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग पढ़ते इसको डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक समझते हैं डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, बाद में अल्टरनेटिंग करंट में इसको यूज करते हैं। आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो जितना ये सब किरचॉफ्स लॉ या कुछ भी पढ़े हो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आपकी सारी सर्किट हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट वाली। ठीक है? तो मान लो ये एक डायग्राम बनाना मुझे नहीं आता भाई, एक सेकेंड। ऐसे समझ लेते हैं कि कहीं से मेरे पास ये नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट है, कहीं से हमारे पास साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट है, रफ डायग्राम है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ होगा पक्का? हाँ सर। देख लो, मुझे सब नहीं आता। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैं इस कंडक्टर को अगर मैं किसी भी तरह इस कंडक्टर को रोटेट करूं इसमें, तो इस कंडक्टर को जब रोटेट करेंगे तो ये जो फ्लक्स लाइन कट करेगा, ध्यान से सुनिएगा सब, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए। हाँ सर। बी तो कांस्टेंट है इसके रोटेट करने से, और एरिया भी कांस्टेंट है, बट बी और ए का ओरिएंटेशन ही चेंज हो रहा है। यस सर। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो अगर हम इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करते हैं, ये बेसिक है, हो सकता है ये बुक यहाँ बेसिक से नहीं स्टार्ट करेगा, वो सीधे इक्वेशन से स्टार्ट कर देगा, बट इस बेसिक को समझो। अगर मान लो मैं इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करता हूं, तो पहले तो इसके ऊपर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं इसको लिख सकता हूं बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। बोलिए। हाँ Yes, सर। sir. तो जो हम लोग फैराडे लॉ पढ़े हैं उसके हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ माइनस डी फाइव बाई डी टी होना चाहिए। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी करेंगे तो देख लो कॉस का माइनस साइन, वो सब करने के बाद बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा एक ईएमएफ मिलेगा मुझे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ सर। अच्छा, तो इसका अपना एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इस ईएमएफ को जनरेट करने में
इस ईएमएफ को जनरेट करने में मेरा कंज्यूमेबल मिनिमम है। मिनिमम मतलब मुझे सिर्फ इस ये जो भी मेरा कॉइल है, मुझे सिर्फ इस कॉइल को रोटेट करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या कोल चाहिए या कुछ भी चाहिए, वही मेरा कंज्यूमेबल है, हाँ है ना? तो वो मेरा कंज्यूमेबल है, लेकिन उससे मुझे ये ईएमएफ मिल रहा है। तो ये ईएमएफ हमारा टाइम के साथ वेरी जरूर कर रहा है, लेकिन इसका वेरिएशन में, मतलब समझ रहे हो ना, इसके वेरिएशन में यूनिफॉर्मिटी है वेरिएशन में। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। लेकिन ये डायरेक्ट सेल के जैसा नहीं है कि टाइम के साथ डिके हो जाएगा। टाइम के साथ वैल्यू पीरियोडिकली चेंज करेगी, वो अलग बात है, बट ये सोर्स मेरा एक पेरिनियल सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में प्रैक्टिस में जो ईएमएफ होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो यही है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारा हो गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, दो तरीका है। अब कंज्यूमेबल हमारे पास बैटरी है, वो नहीं कर सकते, हमारा लिमिटेशन है। तो अगर हम अपने सारे सर्किट को ही इस तरह से डिजाइन कर लें, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को रख के, कि हमारा सर्किट हैम्पर नहीं हो, तो हम लोगों के पास पावर सप्लाई का एक ऐसा सोर्स हो गया जिसको प्रोड्यूस करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? सर आप फिर से बोल सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था बेटा? सर 1-2 मिनट पहले। अच्छा, मैंने कहा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इसमें हमें सिर्फ इस कॉइल को घुमाने के लिए पावर कंजम्पशन चाहिए। वो कोल हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इससे जो हमें ईएमएफ मिल रहा है, वो ईएमएफ प्रोड्यूस करने में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। और ये ईएमएफ भले ही अल्टरनेटिंग नेचर का है, लेकिन ये मतलब डिके नहीं होता है। तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज होता है। क्लियर है? जी सर। तो ये तो हुआ प्रैक्टिकल बातें। थ्योरेटिकली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिफाइन करें, तो किसी भी तरह का पैटर्न हो, इसमें तो साइनोसॉइडल पैटर्न दिख रहा है, लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सोर्स जिसका ईएमएफ पीरियोडिकली चेंज करता है, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये हुआ जनरल डेफिनेशन। और ये जो पर्टिकुलर हुआ, ये प्रैक्टिकल लाइफ का बताया मैंने। आगे सब कुछ हम लोग इसी पर पढ़ेंगे, बट फर्स्ट टॉपिक जो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन होगा, उसमें साइन कॉस का ही फंक्शन हो जरूरी नहीं है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। क्लियर है? यस सर। तो अल्टरनेटिंग करंट का वो सब तो हम पढ़ लेंगे, बट एक्चुअल नीड समझ में आया क्यों अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत है? क्योंकि यही हमारा एक ऐसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो सस्टेनेबल है। ठीक है सर, बट इसमें भी तो पेट्रोल और डीजल यूज हो ही रहा है घुमाने के लिए। अरे बट इसमें केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, हमको उतना ही चाहिए जिससे मेरा कॉइल घूम जाए। अच्छा हाँ, ईएमएफ इंड्यूस कर, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड को कट करके, जो मैग्नेटिक फील्ड किसी कंज्यूमेबल आइटम से नहीं आ रहा है हाँ सर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। सर। नहीं। तो डेफिनेशन से पूछोगे तो मैं तो इतना ही लिखूंगा, एनी ईएमएफ सोर्स which can change its polarity
पोलैरिटी ही चेंज हो रहा है एक्चुअली, एंड मैग्नीट्यूड periodically with time is called alternating EMF. And corresponding current is called alternating current. जैसे बल्ब जलने के लिए बल्ब को कोई जरूरी थोड़ी ना है कि राइट टू लेफ्ट करंट जाए या लेफ्ट टू राइट करंट जाए, वो तो जलेगा ही जलेगा, है ना। हाँ सर। तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन बहुत में मैटर करता है, बहुतों में नहीं करता है, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को चेंज भी किया जाता है। इन्वर्टर का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ सर। तो जहाँ पावर सब मतलब इसलिए पूछ लिया क्योंकि हो सकता है मुंबई में तुम लोगों ने पावर कट नहीं देखा होगा, बट हमारे इधर जहाँ की दिन में हर रोज 2-3 घंटे पावर नहीं रहता है, वहाँ लोग हर घर में इन्वर्टर रखते हैं। हाँ सर। तो नाम उसका है इन्वर्टर। वो क्या करता है, इन्वर्टर अगर देखा होगा तो उसमें एक बैटरी रहती है। हाँ सर। सबने देखा है क्या? सही से बता। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, सबने देखा है, फिर तो मुझे बताने में दिक्कत नहीं होगी। उसमें देखते होगे कि एक डिपेंड करता है कैसा घर में मतलब कैसा वाला लियो, बैटरी तो जरूर दिखता होगा। हाँ सर, वो नीचे रखा होता है। उसके ऊपर एक सेटअप बॉक्स टाइप का कुछ दिखता होगा, तो जो सेटअप बॉक्स टाइप का दिखता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। हाँ तो सर। बैटरी तो डायरेक्ट करंट देता है। हाँ सर। और घर में आता है अल्टरनेटिंग करंट। हाँ सर। तो चार्ज होता है घर वाले करंट से। हाँ सर। और जब ये वापस देता है घर वाले को करंट, तो वो अल्टरनेटिंग करंट देता है। हाँ सर। है ना। तो नाम ही है इन्वर्टर, मतलब वो डायरेक्ट को मतलब डीसी को एसी और एसी को डीसी में इन्वर्ट करता है। यस सर। ये इन्वर्टर नाम का मीनिंग है कि उसमें एसी और डीसी का इन्वर्जन होता है। अच्छा, फटाक से तो कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं 2 मिनट में। सर हो गया। वेरी गुड। सर एसी करंट को डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते? क्या बोल रहे हैं? एसी को डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते? नहीं, कैसे करोगे? मतलब स्टोर करने का क्या मतलब, तुम सोच रहे हो कि स्टोर करने का क्या, जहां कहीं भी स्टोरेज हो रहा है मतलब बैटरी बना रहे हो आप, और जहां भी बैटरी है तो वो डीसी सर्किट ही होगा ना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? स्टोर करने का मतलब बैटरी ही बनाना कह रहे हो ना। हाँ सर। सबका आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब देखो तो हम लोगों को गोइंग फॉरवर्ड इस चैप्टर में यही साइन ओमेगा टी वाला ही डील करना है, बट इस डेफिनेशन के हिसाब से वो कहाँ गया ड्रॉ करने वाला। इस डेफिनेशन के हिसाब से आई मीन ये तो अल्टरनेटिंग है ही नेचर, जो आपको दिख रहा है साइन कॉस वाला, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यही हो, कैसा भी शेप साइज हो सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग करवाता है मेरे से तुम लोग।
ये भी अल्टरनेटिंग ही कहलाएगा, समझे मेरी बात। ईएमएफ बोल दो या करंट बोल दो, अगर टाइम के साथ ऐसा है तो ये भी अल्टरनेटिंग ही कहलाएगा। इतना ही नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा दिख रहा हो तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक्स आगे पढ़ोगे, रेक्टिफायर सर्किट तो शायद वहां या ऑपरेशनल एम्पलीफायर में काम आएगा। सपोज ऐसा है कि फर्स्ट साइकिल में पूरा पॉजिटिव है ईएमएफ और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन चलेगा। हाँ, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अल्टरनेट का मतलब मैं क्यों, क्योंकि जस्ट एक क्वेश्चन ओरली पूछता हूँ, ये हो या फिर ये हो, ये सब अल्टरनेटिंग सर्किट कहलाएगा, समझे मेरी बात। लेकिन मान लो मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दे दूं, ईएमएफ वर्सेस टाइम का, देखिएगा सब ध्यान से। तो वो जो आप कोई भी पीरियोडिक फंक्शन बोल रहे हो, जैसे ये भी तो वेरी करता है, फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी पीरियोडिक है, बट ये अल्टरनेटिंग नहीं है। हाँ सर, पोलैरिटी सेम है। हाँ, ये बात समझ में आया। हाँ ये सर। अल्टरनेटिंग नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो डेफिनेशन में मैंने ये पोलैरिटी, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कभी, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, मेंस में से कहीं किसी एग्जाम में देखा था मैं, इसलिए पोलैरिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप। यस सर। तो ये जो मैं ऊपर और नीचे का पार्ट ग्राफ का सिमेट्रिकल होना भी जरूरी है ना? नहीं, मतलब वो क्या होगा कि जैसे अल्टरनेटिंग तो हो गया, अल्टरनेटिंग में भी आगे जाके क्या है, पास फिल्टर भी लगते हैं। मतलब ये ज्यादा पढ़ने का नुकसान है कि जिसमें कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का इवेंटनेस नहीं होता है, उसको फिल्टर लगा के पहले इवेंट करते हैं। तो है तो वैसे ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का, लेकिन उसको नॉइज फिल्टर बोलते हैं। तो वो सब मतलब है तो अल्टरनेटिंग करंट ही, पोलैरिटी चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिंग है। अब एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हो, डिस्टॉर्टेड हो, कुछ भी हो सकता है, बाय डेफिनेशन अल्टरनेटिंग कहलाएगा, भले ही वो हार्डली किसी यूज का है, समझे। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब अल्टरनेटिंग सर्किट के ही एग्जांपल हैं। ये अल्टरनेटिंग नहीं है, रीजन लिख लेना, बिकॉज पोलैरिटी इज नॉट चेंजिंग। आगे बढ़ूं? यस। अब जितने ये अल्टरनेटिंग वेरिएबल्स हैं, ईएमएफ है तो ऐसा ही करंट भी आएगा। तो जितने भी अल्टरनेटिंग वेरिएबल्स हैं, जरा सा उसको समझते हैं। अब जैसे आप लोग देखते होंगे, इस बात को भी ध्यान से सुनो, कोई आपको इस एग्जाम्पल के साथ नहीं बताएगा और केवल आप फॉर्मूला में लगे रह जाओगे। अब जैसे मान लो अपने घर पे आपने देखा होगा, कोई भी बल्ब हो या कुछ भी हो, तो उस पर रेटिंग लिखा रहता है, लेट्स से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसा कुछ। हाँ सर। अब घर में जो सप्लाई है, हम लोग बोल देते हैं कि घर में सप्लाई हमारा 220 वोल्ट का है, बट डेफिनेशन से देखो तो वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ सर। तो ये जो 220 वैल्यू है, वो कौन सा वैल्यू है? सर मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, आरएमएस वैल्यू। नहीं। हाँ, अब वो कौन सा वैल्यू आता है देखते हैं। आप लोग सही बोले, आरएमएस वैल्यू, बट वो तो एक डायरेक्ट करंट का वैल्यू दिखता है ना। हाँ सर। तो प्रैक्टिकली जितने भी अल्टरनेटिंग वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट के वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बात आती है कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट करें। अगर हम BA ओमेगा कर देते हैं ऊपर के साथ, तो मैक्सिमम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज तो 0 आएगा हमेशा, प्लस माइनस मिला के, है ना। बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो क्यों ना हम ऐसे सोचे, एक लॉजिकल थिंकिंग,
लॉजिकल थिंकिंग, मतलब वैसे तो मैं खाली फॉर्मूला लिख के बढ़ जाऊं, बट लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से सोचो। मान लो ये एक बल्ब है, सर्किट है, कुछ भी है, और ये एक हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो इस अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या होगा कि हाफ ऑफ द टाइम करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना? हाँ सर। तो अगर हम एवरेज लें तो मुझे 0 दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, बल्ब तो दोनों ही केस में जला। बल्ब जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो सकता है, तो बल्ब तो दोनों ही केस में जला। तो हाँ इस रेजिस्टेंस से जो आई मीन जो क्या बोलते हैं उसको, वर्क डन होता है, रेट ऑफ वर्क डन आई या आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये जो आई स्क्वायर आर टी है उसका वैल्यू तो 0 नहीं होगा, ये पक्का है ना? तो इस अल्टरनेटिंग सर्किट से इसमें जितना पावर लॉस हो रहा है उतना ही पावर लॉस किस डायरेक्ट ईएमएफ से होगा, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम इस अल्टरनेटिंग का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मान लेंगे। नहीं समझे? हाँ सर। सर एक और बार वापस एक टाइम पीरियड में मान लो ये एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो एक टाइम पीरियड में ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जितना काम करता है उतना ही काम करने के लिए मुझे जितने वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, वो वैल्यू हम इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मान सकते हैं। हाँ सर। वो जो भी है, वो आरएमएस है क्या है मुझे नहीं पता, बट वो मान सकते हैं। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह देते हैं, कैसा भी हो, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी का इंटीग्रल 0 to 1 टाइम पीरियड। ये हमारा हो गया टोटल वर्क डन एक टाइम पीरियड में, है ना बेटा? हाँ सर। इसको अगर ये डायरेक्ट करंट होता, मान लो डायरेक्ट करंट होता, तो मैं क्या लिखता है, तब मैं इसको लिखता आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टोटल टाइम टी, ऐसा लिखता। यस सर। तो ये आर कैंसिल होने के बाद जो मुझे आई नॉट नहीं, एक काम कर देते हैं, ये समझाने के लिए ऐसा है बेटा, ऐसा कुछ आप इसको आई रहने दो, इसको आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कर दो। तो यहां से ये जो मुझे आई मिला वो क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाई t का अंडर रूट। यही हुआ ना? हाँ सर। तो ये एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये रूट मीन स्क्वायर है। हाँ सर। हाँ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। हाँ सर। तो ये आरएमएस पहले से हम नहीं कह रहे होगा, हम जो एक लॉजिकल वैल्यू निकाल रहे हैं उसका एक्सप्रेशन आरएमएस के जैसा ही दिखता है ना? हाँ सर। अच्छा, तो ये आरएमएस के जैसा दिखता है, तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि इस एसी के बदले अगर हम एक इस मैग्नीट्यूड आई वाले मैग्नीट्यूड का डीसी लगाते तो वही काम करता एक टाइम पीरियड में जो कि ये वाला एसी कर रहा है। तो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो गया, है ना? ये उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ही लिखा हुआ रहता है, जब बल्ब में लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट, अगर तो ये 220 वोल्ट ई नहीं है, ये है
तो ये तो मैंने करंट को लेकर कहा, इन जनरल ईएमएफ को लेके भी ऐसा ही कह सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। और मैथमेटिकली ये आरएमएस के इक्विवेलेंट है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हर अल्टरनेटिव वेरिएबल को हम लोग उसके अगर यूनिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो यूनिक वैल्यू मैथमेटिकली उस वेरिएबल का आरएमएस वैल्यू होना चाहिए। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में जो भी समझ लो। आपको क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा ना ई का और आई का, उसके हिसाब से आरएमएस कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। ठीक है, जो हम लोग साइन या कॉस लेके चले हैं उस केस में तो एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, बट वो हमेशा ध्यान में वही रह जाता है। लेकिन हर फंक्शन का आरएमएस वही होगा जरूरी नहीं है, हमेशा हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर? यस सर। चलो, तो अब साइनोसॉइडल वैल्यू लेके चलते हैं जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा साइनोसॉइडल वैल्यू के लिए आई हो गया बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कुछ आएगा। ये जो कुछ भी है कांस्टेंट है, आई की मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है, पीक वैल्यू, तो इसका नाम दे देते हैं आई नॉट, और ये आई नॉट है पीक वैल्यू। ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये आरएमएस वैल्यू हमारा बाय डेफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T, ऐसा होगा। Yes. अच्छा, तुम लोग का ये खत्म हो गया है क्या इंटीग्रेशन? सर डेफिनेट चल रहा है। डेफिनेट चल रहा है अभी। प्रॉपर्टीज कुछ पढ़े हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का? हाँ सर। जरूरत मुझे वैसे नहीं है, तो अगर पता होगा तो एक लाइन में लिख दूंगा, और नहीं पता होगा तो इंटीग्रेशन करके लिख दूंगा, इसलिए पूछा और कुछ नहीं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा कोई भी फंक्शन हो तो एक पीरियड में उसका वैल्यू कितना आता है? हाफ आता है ना? हाँ सर। सबको मालूम है ये बात? वो आई नॉट होगा। आई नॉट हो, स्क्वायर बाहर ले लिया तो केवल आई नॉट होगा। ये सबको मालूम है कि वन पीरियड में साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। यस सर। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन नहीं करता, मैं यहीं से लिख देता हूं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, सिमिलरली अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो तो आरएमएस उसका वैल्यू ईएमएफ का हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट 2। ओमेगा का टर्म नहीं आएगा उसमें? दोस्त ध्यान से देख, ओमेगा का टर्म आएगा और नीचे भी तो टाइम पीरियड t 2 पाई बाई ओमेगा है ना। हाँ। कर दो इंटीग्रेशन? नहीं ये सर, समझ गया? समझा सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ERMS भी हमारा होगा ई नॉट बाई रूट 2। तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कोई भी फंक्शन हो, आई का हो ई का हो किसी भी हो, आरएमएस वैल्यू इज पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। ये एक थंब रूल याद कर लीजिए, बट ये थंब रूल केवल साइनोसॉइडल फंक्शन में ही लगेगा। यही अगर ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर ऊपर जैसा दो ग्राफ दिया था वैसा वाला कुछ होगा तब पीक वैल्यू अपॉन रूट 2 ही होगा, जरूरी नहीं है, मतलब नहीं ही होगा। समझ रहे हो? हाँ सर।
तो RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू अपॉन √2। तो हम लोगों के बल्ब पर जो 220 वोल्ट लिखा रहता है, इसका मतलब है वो जो हमारा AC सप्लाई है, उस AC सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू है 220 √2 वोल्ट। क्लियर है? साइनोसॉइडल का स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लो, जहां तक भी ऊपर का ग्राफ भी बचा हुआ है देख लो, जैसा भी करना है। डेफिनेशन तक तो हो गया था, ये एग्जांपल से शायद करना है आप लोगों को। आगे बढ़ू क्या? हाँ सर। सर 1 मिनट, ठीक है ठीक है। नीचे कर सकते हो। जरूर कर सकता हूँ। हाँ सर। अब ये खाली एवरेज, RMS, ये सब टर्म आपको हो सकता है इस चैप्टर में परेशान करे, इसीलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरेज वर्ड मैं नहीं बता रहा हूँ, एवरेज तो सबको मालूम ही है किसको कहते हैं। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन करो फटाफट, ये सब ऑब्जेक्टिव है, 2-2 मिनट का काम है। एक ये क्वेश्चन करो, एक डायग्राम वाला कर लो। एक और लास्ट। सर ऊपर करना। बस बस करिए। चलो ये है। फटाक से ये 4 क्वेश्चन कीजिए, चारों आपसे हो जाएंगे। देखना किसी में एवरेज वर्ड बोलेगा, किसी में RMS वर्ड बोलेगा, तो थोड़ा ध्यान से।
तो पहले वाले का रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। सर हाँ सर। सर सबको वही आया, हाँ सर। बट 2 क्यों आया, रूट 2 क्यों नहीं आया बेटा? हाँ सर, मतलब हाँ, होल सर रूट रूट में ही ओवर है। बोला पूरा। रूट के तो अंदर है रूट के। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर ठीक है। सर सेकंड का आया आई नॉट बाई रूट 2 होल रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। यस देखते हैं पहले इसमें एक बात देखो, वैसे तो हम लोग सॉल्व कर लेते वो फॉर्मूला से, लेकिन ये फंक्शन कुछ भी होगा, साइन और कॉस का एक फंक्शन बन सकता है जिसका पीक वैल्यू होगा I1 अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना ये, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के जैसा। हाँ सर। तो दिस डिवाइडेड बाय रूट 2, क्योंकि अगर फंक्शन साइनोसॉइडल है तब तो आरएमएस हमेशा पीक अपॉन रूट 2 होता ही है। ऐसे ही किया था या प्रॉपर इक्वेशन से किया था? सर ऐसे ही किया। सर ठीक है फिर ठीक है। सेकंड, हाँ सेकंड का कोई आंसर बोल रहा था? आई नॉट बाई रूट 2 होल रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। यस सर। I0 बाय रूट 2, उसके बाद होल रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। हाँ करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। सर क्या है सेकंड आंसर? लिख रहा हूं, I0 बाय रूट 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, यही आया है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड फोर्थ करो। सर I0 बाई रूट 3। नहीं, मेरा 0 आ रहा है। नहीं बताऊं? नहीं सर सर स्क्वायर रूट 2/3 इंटू सर रूट 2/3 I0 सर रूट 2 वेरी गुड। 2/3 I0। हाँ I0 और रूट के अंदर 2/3 ना। यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें एवरेज आया था 25 वोल्ट और इफेक्टिव कितना, 28 पॉइंट कुछ बोला था। मुझे कोई बताना है तो बोलिएगा आप लोग। सर थर्ड और फोर्थ वाला। थर्ड। थर्ड और फोर्थ बताओ। चलो पहले थर्ड बता देता हूँ। थर्ड में ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। हाँ सर। अच्छा, तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन आएगा? y is equal to 25x। किनका आएगा बेटा? ये 2 है, ये 50 है, तो स्लोप 25 दिख रहा है। हाँ सर। रुको, थर्ड वाले का इक्वेशन लिखेंगे
तो v इज इक्वल टू वाई एम, एम मेरा कितना हो गया 25, x क्या हो गया t। तो 0 से 2 सेकेंड में तो ये दिख रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। यही रिपीट है बार बार। सर बट वो पीरियोडिक फंक्शन थोड़ी हुआ फिर। कैसे नहीं पीरियोडिक हुआ? नहीं सर, जो हमने लिखा है वो। अरे मैं तो सिर्फ 0 और 2 के ये जो इक्वेशन है ये t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक वैलिड है। हाँ सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, तो सब पॉजिटिव साइड ही है ऐसे समझो, नेगेटिव तो कुछ है नहीं। तो केवल हम 0 से 2 सेकेंड में अगर एवरेज और इफेक्टिव निकाल दे तो वही मेरा आंसर होगा। हाँ सर। तो v इक्वल टू 25t है, तब तो एवरेज में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। हाँ सर। एवरेज क्या हो जाएगा मेरा? अच्छा, एवरेज का मैथमेटिकल इक्वेशन कोई बताएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन, इसी को मैं एवरेज बोलूंगा ना दुनिया में किसी चीज का। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा 25 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन टी। नहीं, क्या किया मैंने? तो 2 में 25 आ जाएगा। हाँ सही तो है। हम वैल्यू पुट करना बाकी ऐसा कुछ। और लिमिट मेरा होगा 0 to 2 दोनों में, यस है ना। सर। तो ये मेरा कुछ ऐसा आ गया 25 इंटू टी अपॉन 2 0 से 2 के बीच में। तो एवरेज वैल्यू मेरा 25 वोल्ट आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये लीनियर था तो इसको तो मैं ऐसे भी 25 लिख देता। अब ऐसे इसने लिखा कि कोई भी फंक्शन हो निकालेंगे ऐसे ही। ठीक है, इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ये तो आरएमएस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी का स्क्वायर, dt डिवाइडेड बाय dt, इसका इंटीग्रल 0 to 2, इसका इंटीग्रल 0 to 2, ऐसा कुछ आएगा। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया रूट के अंदर 625 और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। समझ रहे हो? हाँ सर। डिवाइडेड बाई टी। तो ये मेरा हो गया 25 रूट के अंदर टी स्क्वायर अपॉन 3। लिमिट में पुट कर लोगे तो 25 रूट के अंदर 4/3, हाँ सर ठीक है। दैट इज 50 अपॉन रूट 3। देखो तो उतना ही आता है जितना आंसर लिखा था। हाँ सर। क्या 26 पॉइंट 28.6 28.9 28.9 आता है या 6? 9 आता है। जो भी आता होगा देख लो। 9 आ रहा था, 9 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ू? हाँ सर। कॉपी कर लो, फिर फोर्थ कर देता हूँ। नीचे कर दूं?
आगे बढ़ूं कि लिख रहे हो? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सेमी सर्कुलर वेव व्हिच हैज मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। तो सेमी सर्कुलर का मतलब है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं और ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है और मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, तो इसका मतलब इसका रेडियस भी आई नॉट होगा। इसको माइनस आई नॉट कर लो, इसको ओरिजिन कर दो। कुछ ऐसा ग्राफ होगा हमारा। हाँ या ना बोलिए। हाँ सर। अच्छा, तो इसका इक्वेशन सर्कल का लिखोगे तो एक्स, अगर मैंने सेंटर को ओरिजिन कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखेंगे। हाँ सर। है ना? तो इसका इक्वेशन मैंने लिख दिया ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, ऐसा। तो मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आई नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्सिस पर मेरा करंट है और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है, कौन बताएगा? सर टाइम। टाइम। और टाइम के वैल्यू का लिमिट माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट है, समझे? हाँ सर, ठीक है। तो मैं अगर इसको मतलब प्रॉपर करंट के इक्वेशन में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा ना। जी सर। तो मेरा जो आरएमएस होगा वो होगा अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ आई एज अ फंक्शन ऑफ टी का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय जो भी है टोटल टाइम t, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इसमें टोटल टाइम क्या लिखोगे? सर 2 आई नॉट। 2 आई नॉट, बस यही समझाना था, बाकी तो इजी है, समझ गए ना? हाँ सर, समझ। तो ये हो गया 1/2 आई नॉट और इधर इंटीग्रेशन में आ गया आई नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt लोअर लिमिट माइनस आई नॉट अपर लिमिट प्लस आई नॉट, यही हो गया। हाँ सर। तो देखो ये इंटीग्रेशन क्या देगा, तो ये हो गया रूट के अंदर 1/2 आई नॉट। अब इंटीग्रेशन को देखोगे तो ये है आई नॉट डी टी, तो आई नॉट 2 आई नॉट क्यूब ऐसा दिख रहा है, माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और माइनस साइन है तो देखना ध्यान से 2 आई नॉट क्यूब बाई 3 शायद होगा। देखना अगर मेरा मिस्टेक हुआ तो मैं एक आध लाइन ऊपर नीचे कर देता हूँ। हाँ सर, सही है। आई नॉट क्यूब है ऊपर और नीचे आई नॉट है तो कैंसिल होके आई नॉट स्क्वायर, तो रूट के बाहर ये वाला टर्म तो आई नॉट हो गया। ये कितना हो गया, तो 1/2 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4/3। यस। तो ये हो गया आई नॉट इंटू अंडर रूट 2/3, यही आंसर बताया था। हाँ सर। कर लीजिए कॉपी। सर मिनिमाइज कर रहा हूँ। लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो देखो,
अब अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग सर्किट में कैसे यूज करते हैं धीरे धीरे करके देखेंगे। सबसे पहला सिंपल है कि अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, एक एक करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सब हो तो क्या होगा। केस 1, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। स्पेलिंग सही है क्या हाँ सर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ये सबसे आसान काम है। एक रेजिस्टेंस है और एक हमारा अप्लाइड ईएमएफ सोर्स है। मान लेते हैं जो अप्लाइड ईएमएफ सोर्स है वो है हमारा E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये हमारा रेजिस्टेंस इसका R है। तो अगर हम लूप रूल लगाएंगे तो लूप रूल लगाने से हम लोगों को सिंपल कुछ ऐसा आ जाएगा, I = E0/R साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा कुछ है ना। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे सिंपल कहानी है। तो इस केस में हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और जो हमारा ईएमएफ सोर्स है, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, कौन सा, तो एक ये ईएमएफ वाला और उसके क्रॉसपोंडिंग ये करंट वाला। तो जब जब ईएमएफ मैक्सिमम है तब तब करंट मैक्सिमम है, जब जब ईएमएफ 0 है तब तब करंट 0 है। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें अगर जस्ट जो लिया है मैंने उसके हिसाब से, अगर मेरा एक ही लूप बनाता हूं, ये हमारा अगर ईएमएफ का ग्राफ है, तो जो करंट का ग्राफ होगा, डिपेंड करता है आर छोटा है या बड़ा है, बट उसका नेचर तो यही होगा ना। हाँ सर। और इसकी पीक वैल्यू होगी E0/R। तो इस साइनोसॉइडल वेरिएशन के लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं कि बोथ करंट and applied voltage are in same phase. Yes. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। केस 2, बार बार कौन लिखेगा, इसीलिए सोचता हूँ कॉपी कर। दूंगा लिखने को टाइम, घबराना मत, थोड़ा सा समझना है। यही एक पार्ट है पूरे एसी में, जो समझ में आ गया तो प्रॉब्लम एकदम फटाफट सॉल्व होगा। ओ भाई साहब, डिलीट क्यों नहीं हो रहा? केस 2, यही अगर रेजिस्टेंस की जगह मान लो कैपेसिटर है केवल,
तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। एक मिनट रुक जाओ। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट का मतलब ये हुआ कि हमारे सर्किट में एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा हुआ है। जैसा मैंने कहा अल्टरनेटिंग ईएमएफ का पोलैरिटी चेंज होता रहता है, तो डीसी सर्किट के जैसा इधर बड़ा या इधर छोटा नहीं बना सकते, ऐसा सिंबल रहता है। तो मान लो मेरा अप्लाइड ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट, बुक में V भी लिखा रहता है, तो वो सब सिंबल अपना अलग अलग है, कोई मीनिंग नहीं है, मतलब समझ लेना खुद से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब अगर हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो मान लो किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज Q है और इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। अब अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं, सब लोग ध्यान से देखेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो इधर बात भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये बेसिक एक बार समझ आ गया तो ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे E माइनस Q बाई C दिस इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू E इंटू C ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो करंट को हम लिखेंगे dQ बाई dt। तो C तो ऐसे ही है, हम इसको ऐसा लिखेंगे d बाई dt ऑफ E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? सर cos ओमेगा टी। E नॉट C इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये I हो गया, है ना? थोड़ा इसको अगर हम ठीक से अरेंज करें, देखिएगा ध्यान से, ऐसे अरेंज करते हैं तो I इज इक्वल टू, ये नोमेनक्लेचर थोड़ा समझने वाला है, E नॉट अपॉन, इसको लिख देते हैं 1 बाई ओमेगा सी। और अगर मैं कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हाँ सर। पक्का? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो देखो यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ा, इंटीग्रेशन वगैरह करके, उसमें भी केवल C है तब C भी हो, R भी हो, कुछ और भी हो, तो बार बार ऐसे किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, है ना? तो उससे बेहतर यहाँ पर दो चीजें याद रख लीजिए। फर्स्ट, करंट इज लीडिंग voltage across capacitor by a phase pi by 2। दिख रहा है ऐसा? Yes. अच्छा, दूसरा, ये जो टर्म है, यूजुअली हम लोग करंट को क्या लिखते हैं? ईएमएफ अपॉन आर लिखते हैं। तो ईएमएफ वाले में तो मैंने पाई बाई 2 ऐड कर दिया, है ना? ईएमएफ वाले में तो मैंने पाई बाई 2 ऐड कर दिया। हाँ सर। और रेजिस्टेंस की जगह जो टर्म है हमारा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, रेजिस्टेंस की जगह जो हमारा टर्म है उसको हम लोग 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं। Yes, sir.
Yes, sir. तो ये जो टर्म है हमारा 1/ω_c, इसको बोलते हैं xc is 1/ω_c is called कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, नाम है इसका, जैसे रेजिस्टर का काउंटर पार्ट है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो जस्ट याद रखने के लिए कि अब अगर मुझे किसी ऐसी सर्किट में कैपेसिटर दिख गया तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह 1/ω_c पुट कर देंगे और करंट में वोल्टेज जो भी दिया हुआ है उसमें π/2 फेज ऐड कर देंगे। हाँ सर, पक्का? पक्का सर। तो इस केस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरा मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज है, एक ही लूप बनाता हूं, ज्यादा मैं ड्राइंग कर नहीं पाऊंगा। ये मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, तो जो करंट होगा वो अप्लाइड वोल्टेज से π/2 फेज आगे होगा। हाँ सर। तो π/2 फेज आगे होने का मतलब है कि जब ये 0 है तब वो पॉजिटिव वाला मैक्सिमम है। हाँ सर। Yes, sir. तो ये यहां से स्टार्ट होगा, यहीं से करता हूँ, तो यहां से स्टार्ट होगा और जब ये मैक्सिमम है तब 0 है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। और जब ये 0 है तो ये नेगेटिव वाला मैक्सिमम है। सही कर रहा हूं मैं? हाँ सर। और फिर ये 0 है और फिर ये ऐसा है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा हो गया ब्लैक वाला अप्लाइड वोल्टेज का पीक E0, और ये हमारा, इसको हम या तो करंट बोल दें या इसी को हम वोल्टेज अक्रॉस C बोल दें, एक ही बात है ना? हाँ सर। सर वोल्टेज अक्रॉस नहीं, सी, वोल्टेज अक्रॉस C तो हमेशा सिंगल सर्किट है तो E के बराबर ही होगा। वोल्टेज अक्रॉस C E के बराबर ही होगा, ये करंट है केवल। ठीक है, Yes. ये हमारा मतलब वोल्टेज अक्रॉस C तो हमेशा E के बराबर होगा, ये करंट है। तो हमारा करंट वोल्टेज अक्रॉस C से π/2 फेज आगे है, यही लिखा हुआ है। हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो ये दो पहले कॉपी कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला तो यहाँ से करना बाकी है शायद। केस 1 से आगे बढ़ूं? ठीक है, सबका हो गया? अब आइए केस 3।
अब अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, और एक अल्टरनेटिंग सोर्स मैंने लगा रखा है ऐसा। इसमें करंट अगर I फ्लो हो रहा है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये हमारा हो गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी मान लो। तो इसमें अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो ऐसा लिखेंगे E माइनस एल डी आई बाई डी टी, E माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. सो E नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा हो गया एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो यहां से मेरा हो गया डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ऐसा हो गया। हाँ सर। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें तो डी आई का मुझे आई मिल गया, ये ई नॉट रह गया, नीचे एल साइन ओमेगा टी में टी का कोएफिशिएंट ओमेगा डिवाइड हो गया, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ सर। है ना। ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी कैसे निकालेंगे? सर इनिशियल टाइम 0 सर टाइम जीरो इज पे इक्वल I टू 0 पे ईएमएफ 0 है तो फिर करंट भी 0 होगा। t इक्वल टू 0 पर ईएमएफ 0 है ना, तो करंट भी 0 होगा, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। नहीं ई नॉट ओमेगा है। हाँ सर, ई नॉट अपॉन हाँ, ओमेगा सर। एल आएगा। ई नॉट अपॉन ओमेगा एल मिल जाएगा। हाँ सर। तो इस बात को हम अगर ऐसे लिख दें, देखिएगा ध्यान से, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, जरा ध्यान से देखना, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, सॉरी टी की जगह एल, माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? सर वो कांस्टेंट बोलो। सर वो कांस्टेंट भी आएगा ना? तो इसका मतलब ये जो हम लॉजिक दे रहे थे कि t इक्वल टू 0 पर I 0 है, किसी भी, ध्यान से समझना इस बात को, जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उस पीरियोडिक फंक्शन में कोई भी पैरामीटर, t यहाँ टाइम है इसलिए आपको दिखता है, t इज इक्वल टू 0 या कोई भी वेरिएबल पर जो वैल्यू होगी उसको हम उसके पीछे से कंपेयर करेंगे ना। इस केस में ये लॉजिक बोलना कि t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू 0 है, वो गलत है। लॉजिक क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से,
सब लोग सुनो, ये बात समझ में आया गलत है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं समझा, फिर से एक बार बताइए। रिपीट कर सकते हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। टी को टाइम नहीं समझो, मान लो कोई मेरे पास फंक्शन है, टी को एक्स समझ लो, टाइम की वजह से नेगेटिव बोलने में मुझे दिक्कत होगी, कोई भी फंक्शन एक्स बोल लो। तो कोई फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, उसका जीरो कहां पर लाई करेगा ये बताना मुश्किल है। किसी भी करंट का वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पर ही जीरो होगा ऐसा थोड़ा ना है, बहुत जगह जीरो होगा। बट जस्ट उससे पहले क्या था उसको, कि दोनों तो अलग अलग फेज में है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये लॉजिक कि t इज इक्वल टू जीरो पर i की वैल्यू जीरो है, ये गलत है। लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। यस सर। एक सेकेंड, लेकिन एक बात पक्का है, सुनना सब लोग, किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन में एक टाइम पीरियड में वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जितना प्लस उतना माइनस। हाँ सर। तो i का अल्टरनेटिंग जो भी इक्वेशन बने, या फिर मैं कहूं ईएमएफ अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल हमारा कांस्टेंट c का वैल्यू जीरो मिलना चाहिए। हाँ सर। नहीं समझे सर। नहीं समझे? हमारा सोर्स जो भी है एक साइकिल में, सोर्स का प्लस और माइनस दोनों मिला के जीरो है, एवरेज वैल्यू, ऐसा समझो। नहीं समझे? हाँ सर। एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल जीरो होगा अगर कोई फंक्शन साइनोसॉइडल है तो। हाँ सर। हाँ सर। यानी कि हमारा जो भी करंट का इक्वेशन बने उसका एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल जीरो मिलना चाहिए। हाँ सर। तो C का कुछ भी वैल्यू होगा वो जीरो थोड़ा ना मिलेगा अनलेस C जीरो है। हाँ सर। हाँ सर। गणेश समझा? हाँ सर। C का वैल्यू मान लो 1 2 3 4 कुछ भी रख दो। अब अगर एक कंप्लीट साइकिल में जीरो, साइन थीटा ही पकड़ लो ना, सुनो मैं क्या कहता हूं, एक फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू साइन थीटा, और एक फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 5, ठीक है? तो एक कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा प्लस 5 का वैल्यू जीरो थोड़ा ना आएगा, साइन थीटा का जीरो आएगा। नहीं समझे? नहीं समझा सर। मैं लिख देता हूं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसा लिख देता हूं, ऐसे रफ में बाद में मिटा दूंगा मैं। अभी ये सबको भूल जाओ, मैं मैथ का क्वेश्चन कह रहा हूं। मान लो मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन है, तो x 0 से 2 पाई में एवरेज वैल्यू क्या है इसकी? जीरो। जीरो। जीरो है। अब मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, अब 0 से 2 पाई में एवरेज जीरो है क्या? नहीं सर। नहीं है। क्या एवरेज है अब? 5। 5। तो 5। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा था? यस। हाँ सर। तो C जीरो क्यों होगा? क्योंकि ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो भी करंट हमारा अल्टरनेटिंग वैल्यू बना उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यस सर। इस रीजन की वजह से C जीरो है। हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर तो हमने वो अज्यूम किया कि करंट अल्टरनेटिंग है इसलिए C जीरो है। अरे ओ, अब थोड़ा सा फिजिक्स पे आ जाओ, तो अब फिर मैथ में भाग गए, इसीलिए अज्यूम नहीं किया। अगर अगर तो ऐसा समझ कि मेरे पास एक ऐसा बैटरी है जो बैटरी एक कंप्लीट साइकिल में प्लस माइनस होके जीरो हो जाती है, बट उस एवरेज में उसका करंट जीरो नहीं कुछ पॉजिटिव रहता है, तब तो ये भगवान का जादू हो गया। फिर तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? हाँ सर।
हाँ सर अभी समझा। समझे आप लोग? तो ये अज्यूम नहीं किया, ये प्रैक्टिकल है ना। इसका मतलब है कोई अल्टरनेटिंग जीरो मिलके आपको पॉजिटिव का एवरेज दे रहा है, इसका कोई मीनिंग है क्या? नहीं सर समझा। सो सी जीरो होने का रीजन है ये, ओवर अ कंप्लीट साइकिल मैं ऐसे लेता हूं, एवरेज आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है तो प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। देयरफॉर सी इक्वल टू 0, सी कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, सी कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता, सी सिर्फ 0 हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो हम आई को ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलिए, ये इक्वेशन तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहां से मुझे ये मिला पहली चीज कि करंट इन द सर्किट is lagging behind voltage by a phase pi by 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा XL is equal to omega L is called इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस का काउंटर पार्ट है। तो ये दो बात अगर आप याद रख लिए तो बीच की मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको अप्लाइड ईएमएफ का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो आप सीधे करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ईएमएफ के वैल्यू में माइनस पाई बाई 2 लगा देना है और नीचे में रेजिस्टेंस की जगह ओमेगा एल लिख देना है। क्लियर? यस सर। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा ही मैथमेटिक्स है, तो अभी तो एक एक एलिमेंट है इसीलिए। अब आर भी है, सी भी है, एल भी है, कोई दो है, कोई एक है, तब आपको ये सब बातें याद रखेंगे तभी जरूरी है, नहीं तो आपका सॉल्यूशन 5-6 पेज का होता चला जाएगा। अभी देखेंगे एक एक करके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए केस 3 को। अच्छा नहीं रुको, इसका भी ग्राफ बना दो, ग्राफ नहीं बनाया मैं, एक मिनट। यानी कि इस केस में क्या होगा कि ये वोल्टेज है अगर, तो पाई बाई 2 फेज पीछे, मतलब माइनस से स्टार्ट होगा हमारा, है ना। तो हमारा करंट यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ नेगेटिव मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? है ना। तो रेड वाला मेरा हो गया IL, करंट थ्रू इंडक्टर, और ब्लैक वाला मेरा क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। चलो, सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा जरा। ये तो जो मुझे एक मिल गया वो मैं ऐसे ही कर दिया,
इसके आगे एक कॉलम मुझे ऐड करना है, रुकिएगा, जो आपको मेनली इस चैप्टर में काम दे। ये वही कहानी है कि अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इन फेज विथ वी आर होता है, फेज एंगल 0, और एम्पलीट्यूड ऐसा। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा याद रखिए। एक कोशिश करता हूँ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का। रेड मीन्स करंट अक्रॉस रेजिस्टर, ब्लैक मीन्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो पहले वाले में ऐसा ही डायग्राम होगा, दूसरे वाले में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से π/2 फेज आगे है करंट अक्रॉस कैपेसिटर, है ना? यस सर। तो इसको मैं लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इसको मैं लिखूंगा करंट अक्रॉस कैपेसिटर। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। इंडक्टर में क्या है कि करंट से वोल्टेज से π/2 फेज पीछे रहता है, तो π/2 फेज पीछे रहता है, मतलब करंट को हमेशा हम हैबिट में रखिए हॉरिजॉन्टल ही रखने का, क्योंकि आगे जब सर्किट ये होगा ना तो आपको जरूरत होगी। तो ये इसको मैं लिख देता हूं करंट अक्रॉस इंडक्टर। तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम है। हाँ, जैसे एसएचएम में फेज होता था ना, तो साइन कॉस के साथ जो कुछ भी है वो फेज ही है। हाँ तो सर। आई बात समझ में? तो ये जो 3 डायग्राम है उसके साथ एक चौथा ये वाला साथ में एक ऐड कर लीजिए और इस टेबल को बना लीजिए। तो इसमें एक और लाइन ऐड कर दीजिए, एक और कॉलम, और इसका लिख दीजिए फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम आपका समझिए तो बैकबोन है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का। टेबल कंप्लीट कर लीजिए।
आगे बढ़े, बोलिए। हाँ सर। चलो, तो एक एक का तो हमने देख लिया। अब मान लेते हैं सर्किट में दो दो एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, कुछ नाम दे दो, क्या था, केस 1 2 3 था, तो केस 4 कर दो। अब अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है तो केस 4। सीरीज आरसी सर्किट। सुनो सब ध्यान से, ये बीच में मैंने ये फेजर की कहानी क्यों सुनाई या इतनी देर से नोट में क्यों लिख रहा था, इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ आएगा। सब लोग देखिए, सपोज ये एक रेजिस्टेंस है R और साथ में ये एक कैपेसिटर है C और साथ में ये हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। देख रहे हो सब लोग? हाँ सर। अगर मैं इसमें लूप रूल लगाऊं और ये मान लीजिए है E = E0 sin of ओमेगा t, तो अगर मैं लूप रूल लगाऊंगा तो ऐसा लिखूंगा E माइनस IR माइनस Q/C दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। अच्छा, और I को dQ/dt लिखूंगा। हाँ सर। तो E माइनस dQ/dt इंटू R माइनस Q/C दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ भी जाएगा, ये आएगा हाँ कि नहीं सर। आएगा? हाँ सर, आ जाएगा। आ जाएगा आ सर। जाएगा। तो ऐसे करके नहीं आएगा शायद, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ सर, इसको नहीं ऐसा आएगा। dQ/dt को RHS में लेके फिर E माइनस Q/C को DQ, डिनोमिनेटर हाँ में आ जाएगा, आ जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में इस केस में आ जाएगा। फिर देख, तो इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यही सोचो कि यहाँ पर एक L भी आ जाए या R की जगह L रहता, तो L में तो हम di/dt लिखते, तो वो d2Q/dt² होता। हाँ सर। तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता। हाँ तो सर। एनालिटिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सर्किट एनालिसिस में अगर इसको एनालिटिकली इन सारे इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो उसी से बचने के लिए हम लोग अभी तक ये फेजर डायग्राम पढ़ रहे थे। सब लोग ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो सॉल्व करके भी वही इक्वेशन आएगा, बट ये जो अल्टरनेटिव अप्रोच अपने को सीखना है वो देखिए। दोनों सर्किट में एट अ टाइम करंट तो एक ही होगा, हाँ सर। होगा। तो मैं क्या करता हूं, करंट वाला फेजर बना दिया, ये दोनों के लिए है। R से भी यही करंट है और C से भी यही करंट है, है ना। अब आप उसमें देखेंगे ऊपर में, तो I से जो करंट होता है और R के क्रॉस वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। हाँ सर। तो ये मैं बना दिया वोल्टेज अक्रॉस R।
कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट से कितना फेज ऊपर होता है या नीचे? देखिए ऊपर वाले टेबल में सर प्लस पाई बाय 2। 90 डिग्री पीछे, नीचे होता है। 90 डिग्री पीछे होता है। करंट से वोल्टेज पीछे होता है या आगे होता है? कैपेसिटर के केस में पीछे। पीछे। करंट लीड करता है, याद होगा तो। हाँ सर, हाँ वोल्टेज। सर। तो वोल्टेज इससे पाई बाय 2 पीछे होगा। यस। हाँ सर। तो ये मैंने लिख दिया वोल्टेज अक्रॉस सी। लेकिन इन दोनों वोल्टेज का सम तो ई के बराबर होना चाहिए ना? हाँ सर। ये बात समझ रहे हो कि इन दोनों वोल्टेज का सम तो ई के बराबर होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट लिखेंगे और सिमिलर इक्वेशन सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में हम देख चुके हैं, ऐसा ही रिजल्टेंट आता है वेक्टर के जैसा। यस सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा ये हो गया V। तो ये V मेरे इस E को मैच करना चाहिए। ये V मेरे इस E को मैच करना चाहिए ना? हाँ सर, करना चाहिए। तो अब अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखूं सर्किट में तो सीधे ऐसा कर सकता हूं कि जो V का इक्वेशन है उसमें फाई ऐड कर दूं। तो E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या आएगी देखेंगे, डिवाइडेड बाय, अब ये जो VC होगा ये क्या होगा? ये तो होगा I इंटू XC, और ये जो VR होगा वो क्या होगा? I इंटू R होगा। तो ये जो V होगा वो क्या होगा? I इंटू अंडर रूट, समझ रहे हो, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। सर XC क्या है? देखो इंडक्टिव कैपेसिटेंस ऐसा कुछ। अच्छा हाँ ठीक है सर। सर एक डाउट है। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक कोई डाउट किसी को? सर आप एक बार फिर से बताइए। क्या बताऊं, फिर से बोलो। मैंने कहा सर्किट में करंट अगर आई है, चलो यहाँ टेबल के साथ देखो, सर्किट में करंट अगर आई है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? IR होगा। हाँ सर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? I इंटू XC होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? I इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ सर। तो फाइनली मैं I को ऐसे लिख सकता हूं, वो जो लिखा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन दिस मच। अच्छा सर, ओके सर। अच्छा हाँ ठीक है, समझे? हाँ हाँ सर समझा। पक्का? हाँ सर। तो अगर समझ गए तो यहां से हम लोगों का टेक अवे क्या क्या है वो देखिए, जो आप ओरली भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पहला टेक अवे, करंट विल लीड वोल्टेज by a phase phi। सर ये तो तभी वैलिड होगा ना, तब 45 डिग्री का होगा। नहीं, अच्छा अरे हाँ ठीक है कोई भी सर। पाइथागोरस थ्योरम में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है ना।
हाँ सर ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, देखो tan फाई क्या होगा, P by B करोगे तो XC/R होगा। Yes. दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में देखोगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो आया वो कुछ ऐसा आ गया, √R² प्लस XC², है ना? हाँ सर। इसको बोलते हैं टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इंडिविजुअल को रिएक्टेंस बोलते हैं, और जब एक के अलावा होता है तो उसी को टोटल इम्पीडेंस बोलते हैं। नाम है इसका, कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो पीक करंट पूछेगा तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन जेड, वो सब तो बता ही सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये दो चीजें अगर याद हैं तो आप इसके ऊपर जो मैं कह रहा था वो सब मैथमेटिक्स करने से बच जाएंगे। इसीलिए ये वाला फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कॉपी कर लो। बोलो गणेश, क्या पूछ रहा था? नहीं सर, वो कुछ नहीं, अजीब सा डाउट। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अगर किसी को फुर्सत मिले तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा, ये जो आया है। लेकिन याद रहे, हम लोगों को इस चैप्टर में ये जो अल्टरनेटिव फेजर अप्रोच है ना, उस पे मास्टरी करनी है, क्योंकि ये अभी देखना आरएल आएगा तो ये तो सॉल्व भी नहीं होगा। सर मेरा एक डाउट है, रेल में तो एसएचएम का डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा ना? क्या बोल रहे हो? आरएल वाला केस, उसमें तो एसएचएम का इक्वेशन आ जाएगा ना? हाँ, तो अभी तो दो रखे हैं, मान लो बेटा 3 भी हो गया, RLC तीनों हो गया। हाँ सर, तभी बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो ये सब क्या है कि वो लेंदी अप्रोच है। ये गलत नहीं है, किरचॉफ लॉ वैलिड नहीं है, बट हमें ये फेजर वाला अप्रोच सीखना है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये पढ़ना है। ये वाला अप्रोच मतलब ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने का कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के जैसा हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। सर सी और एल के केस में सीधा VC माइनस VL सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, देखो कितना सही समझ गए। तो सर उसमें करंट लीड करेगा या लैग करेगा? किसमें? सर इसी केस में आरसी आरसी में, हाँ, में करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय अ फेज फाई। देखो +5 आ गया ना? हाँ सर। तो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। ठीक है सर। आगे बढ़ूं? चलो छोड़ो, 7 मिनट ही बचा है, आगे का केस बाद में करते हैं। कल हम लोग एमटी का पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। Yes. चलिए, बाय। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir.